सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ लवली मॉर्निंग और आपकी जो ज़िंदगी की सुबह है वो अच्छी चल रही है। लाइफ इज़ गुड। इट वाज रेनिंग येस्टरडे इन कराची आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बड़े दिनों से हम लोग और फिर जोक्स क्रैक होने शुरू हो गए थे, मीम्स बनने शुरू हो गए थे इंटरनेट पे कि बारिश नहीं होती और क्या महकमा है मौसमियात। हर रोज़ बारिश की पेशन गोई देता है एंड एवरीवन वाज सेइंग इट्स बिकॉज द महकमा है मौसमियात पीपल वांट टू ईट पकोड़े और वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि पकोड़े हमें चाहिए और वो बस इसलिए कह देते हैं कि पेशन गोई दे देते हैं और हर रोज़ घर पे पकोड़े बनवा लेते हैं, मगर बारिश होती नहीं है। बट कल फाइनली थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हुई। इनिशियली लग रहा था कि काफ़ी तेज़ होगी, बट काइंड ऑफ लाइक जस्ट सॉर्ट ऑफ फेडेड टू अ स्मॉलर ड्रिजल। जब स्टार्ट हुई थी टिल अबाउट 8:30 7:30 ऐसे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि एकदम से आसमान जो था वो काला हो गया एंड एवरीवन वाज लाइक ओ गॉड बारिश आने वाली है। बट ऐसा नहीं हुआ एंड जो बारिश थी वो ज़रा सीलो चली रही और फिर ख़त्म हो गई ऑल टुगेदर। आज भी बाय द वे प्रेडिक्शन है लाइट शावर्स की, तो कोई लंबी चौड़ी बारिशें नहीं होने वाली आज, हल्की फुल्की फुहार सी पड़ने वाली है, पोटेंशियल है कराची में। ऑब्वियसली पूरे मुल्क में वैसे बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर बारिश हो रही है। मानसून्स आर हियर फाइनली, बरसात का मौसम आ चुका है। सो मज़े लें आप लोग, पकोड़े खाएं जब भी पोटेंशियल हो और नहीं भी हो तो भी खा लें। बट एनीवेज एंजॉय द मानसून्स। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक और हॉलीडे जो है वो बहुत करीब है और वो है बकरा ईद उल अज़हा की हॉलीडे, जो कि बहुत करीब आ गई है। संडे को पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और उसकी वजह से बहुत सारी डिफरेंट प्रेपरेशंस जो होती हैं विच आर सिग्निफिकेंट टू दिस पर्टिकुलर ईद वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जगह जगह पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे प्लॉट्स के अंदर जानवरों के चारे वगैरह लगे हुए हैं और वो जो उनका फीड होता है वो वहाँ पे मिल रहा है एक्सेट्रा। सो वो सब कुछ है। बट एनीवेज वो सब कुछ स्टार्टेड है। बट हमारे यहाँ आज हमारा जो शो है हम लोग आपको बड़ा मज़ेदार बताने लगे हैं, क्योंकि ईद के साथ खाना पीना गोश्त का एक्सेट्रा, तो उसके लिए आज हमारे पास दो ज़बरदस्त किस्म की चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक कि अपने आप गोश्त को किस तरह स्टोर कर सकते हैं प्रॉपर्ली, ज़्यादा टाइम के लिए फ्रेश रख सकते हैं, सो दैट आपकी जो भी आपने प्लान किया हुआ है वो अच्छे से निभा सकें। और दूसरा ये कि उसको मैरिनेट किस तरह करना है। मसाले डब्बे के मसालों से तो सब लोगों की जो डिशेस होती हैं उनका फ्लेवर कुछ एक जैसा हो जाता है ना, कि बिहारी कबाब है तो मतलब हर किसी के घर पे सेम तरह का बिहारी कबाब है, क्योंकि हर कोई वो बॉक्स से बना रहा है। सो ट्राइंग टू टुडे आपको मिलवाएंगे और रेसिपीज़ देंगे एक ज़बरदस्त किस्म की होम एक्सपर्ट से, जो कि आपको बताएंगी डिफरेंट मसाले बनाने की टेक्निक्स और रेसिपीज़ देंगी आपको। तो ज़रूर कागज़ पेंसिल लेके जल्दी क्वांटिटीज़ नोट कीजिएगा। इसी के साथ ऑब्वियसली ये सब कुछ होगा लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो पहले उनकी जानिब चलते हैं। पहली जो ख़बर है वो भी ईद से ही रिलेटेड है और क्यों ना हो, ऑब्वियसली व्हाई नॉट। और वो ये है कि आप लोगों को पता है कि रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी बिकॉज ऑफ पावर शॉर्टेजेस इन आवर कंट्री, कि जल्दी बाज़ार बंद करने की, कि 9 बजे तक सारे के सारे बाज़ार बंद हो जाएं। तो अभी ईद के मौके पे एक हफ़्ते के लिए वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उठा दी गई हैं। ईद, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इतवार के दिन है, पंजाब में भी और सिंध में भी ईद की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको टाइमिंग्स की फॉर शॉप्स एक्सेट्रा, उनको जस्ट सो दैट पीपल कैन गो एंड अपनी चीज़ें अपने काम वाम कर सकें। किसी ने कपड़े ख़रीदने, जूते ख़रीदने, जो भी करना है वो सारे के सारे काम हो सके। तो बाज़ारों के अंदर से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको उठा दिया गया है। ये वापस बाय द वे रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी ईद के बिल्कुल नेक्स्ट डे, यानी कि संडे तक 10 तारीख तक ये रिस्ट्रिक्शंस उठी हुई हैं बाज़ारों की। बट मंडे 11 जुलाई से रिस्ट्रिक्शन विल कम बैक इनटू इफेक्ट। ये जो बहुत सारे नोटिसेस जारी किए थे, जो ट्रेडर्स कम्युनिटी जो थी उसने बहुत ज़्यादा एक्चुअली एहतजाज किया था कि दुकानें जो हैं अगर हमें जल्दी बंद करने के लिए बोला जा रहा है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बिज़नेस बड़ा अफेक्ट होता है।
तो आई थिंक दिस इज़ अ नाइस सॉर्ट ऑफ लेवरेज फ्रॉम द गवर्नमेंट कि अब जितने भी बिजनेसेस हैं, I'm sure they can relax a little bit because yes, it is a very very busy time for a lot of shopkeepers, a lot of markets, and I'm sure के सारे लोग जाएंगे और ईद की अपनी शॉपिंग कर सकेंगे। इसके साथ में अगली जो ख़बर है ना वो थोड़ी सी सैड है, और वो ये है क्योंकि मैं ये अक्सर करती हूँ कि अगर आप ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो हम लोग कभी भी सोचते नहीं है ना कि उस ट्रांजैक्शन के कितने रुपए हैं। और आपका अगर बैंक है फॉर एग्ज़ाम्पल X और आपने किसी Y के ATM से पैसे निकाले तो आपको होता है कि चलो एक्स्ट्रा हम लोगों ने कितने पैसे दे दिए, 5 रुपये, 10 रुपये। नो दोस्त, अब वो पैसे जो हैं बढ़ा दिए गए हैं, और अगर आप ATM से हर ATM विड्रॉल पे आप लोगों को चार्ज हो रहे हैं तकरीबन 24 रुपये, 23.44 रुपीज़ फॉर एवरी ATM कैश विड्रॉल डन एट अ डिफरेंट बैंक। यानी कि अगर आपका बैंक X है और आपने बैंक Y के ATM से पैसे निकाले तो हर ट्रांजैक्शन पे 24 रुपये आप लोगों को चार्ज किया जाएगा, एंड दैट्स समथिंग दैट यू विल हैव टू पे। दिस इज़ अक्रॉस पाकिस्तान। आई डोंट नो हुआ क्या है, पहले वो वन लिंक जो था वो सारे इसके सारे ATMs के साथ बहुत अच्छे से चलता था, अभी भी चलेगा, उस सर्विस के अंदर टेंशन नहीं आई है। बट ये जो पैसे हैं इसको बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाया गया है इसके पीछे आई डोंट हैव मोर इन्फॉर्मेशन, बट आई एम श्योर कि कोई ना कोई वजह होगी। देयर इज़ लॉट्स ऑफ all these new taxations that are being imposed, and I guess this is another one. So बहुत सोच समझ के किसी और ATM से पैसे अगर निकालने हैं तो निकालिएगा, बिकॉज हर दफ़ा अब आप 24 रुपये दे रहे हैं एवरी विड्रॉल पे। पहले आप लोग 24 रुपये नहीं देते थे। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। हम ब्रेक से वापस आएंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया मसाले बनाने की आपको टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरह बनते हैं मज़ेदार डिफरेंट मसाले, जिसको अगर आप वो रेसिपीज़ अपनी ऑब्वियसली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ईद का मज़ा हो जाएगा दोबाला। तो हम लोग जाएंगे छोटी सी ब्रेक की जानिब, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए दोस्तों चाय टोस्ट और टोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया था कि ज़िंदगी के अंदर बड़े स्ट्रेंज और अजीबो गरीब किस्म की टैक्सेशंस लग रही हैं, और हमें लगता है कि सिर्फ हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं, मैंगो पीपल हमारे साथ ही हो रही है, मगर नहीं, ऐसा ज़रा अपसेट ना हो। बहुत सारे और भी नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग टैक्स है जिसके बाद आई थिंक काफ़ी लोग चीखे मारेंगे। और मैंने जब ये सुबह को पढ़ रही थी, आई वाज टॉकिंग टू सफदर इन द मेकअप रूम अबाउट, उसने कहा ये तो पहले से था। मैंने कहा नहीं दोस्त, ये पहले से नहीं था। एक नया टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो टैक्स जो है बेसिकली पाकिस्तान के एलीट लोगों को टारगेट कर रहा है वेरी स्पेसिफिकली। और वो किस तरह कर रहा है कि 1 जुलाई से जो लोग भी किसी भी एयरलाइन पे बिज़नेस क्लास में सफ़र करेंगे, दिस गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने बिज़नेस क्लास का वैसे ही टिकट महंगा होता है, मगर अगर आप बिज़नेस क्लास में सफ़र करेंगे तो एडिशनल 50,000 रुपये का टैक्स है हर टिकट पे। और अगर कुछ लोगों ने टैक्सेस अपने मतलब टिकट जो हैं वो पहले लिए हुए, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा भी कर लेते हैं ना कि टिकट पहले ले लेते हैं, तो किसी ने अगर टिकट पहले लिया हुआ है तो एयरपोर्ट पे आप लोगों से वो 50,000 रुपये मांगे जाएंगे, और आपको बोला जाएगा कि दोस्त अगर आपने टिकट आपने मई में लिया है, डजंट मैटर, उस वक्त टैक्स नहीं था, मगर कुछ नहीं होता। अब आप 1 जुलाई के बाद अगर बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहे हैं तो प्यार से अपना 50,000 रुपीज़ दे दें। नया टैक्स है जी दोस्तों, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये FBI ने रिवील किया है संडे को, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ा दिया गया है। ये जो एक्साइज ड्यूटी है जो कि टिकट पे लगती थी उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया, और ये 50,000 रुपये का टैक्स जो है ये भी शामिल हो चुका है। और ये इंटरनेशनल, दिस गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनल एयर टिकट्स के ऊपर लागू है। सो बेसिकली ये पर्टिनेंट है
कि आप लोगों को मेंशन करके ये भी बताएं कि ये पीआईए को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पीआईए इस वक्त कोई बिज़नेस क्लास ऑपरेट नहीं कर रही। जो एयरलाइंस कर रही हैं, बहुत सारी पाकिस्तान में बाहर की इंटरनेशनल एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं जो कि बिज़नेस क्लास टिकट्स बिज़नेस क्लास ऑपरेट कर रहे हैं। उन सारे के सारे उनको बोल दिया गया है कि ये लोकल टैक्स है। और ये मज़ेदार बात ये कि अगर आप कराची से कराची में पाकिस्तान के किसी भी फ्लाई कर रहे हैं ये तो और आपका टिकट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दुबई में इशू कराया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी ये 50,000 रुपये देने हैं। सो हेयर इट इज़। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ। हमारे पास एक दोस्त आए थे डेनमार्क से, वकास था उनका नाम, आउटलैंडिश बैंड के थे। और अगर आप सोच रहे हैं आउटलैंडिश बैंड कौन सा है, दे बिन अराउंड एंड बिन पम्पिंग आउट हिट्स। 2000 से इनकी जर्नी जो थी वो शुरू हुई थी और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक चर्न आउट किया है इस टाइम के अंदर। इफ़ यू रिकॉल द सॉन्ग आयशा, वो इनका था, कॉलिंग यू इनका था, बहुत सारे और भी मज़ेदार किस्म के इन्होंने हिट सिंगल्स जो हैं वो किए हैं। इनका एक नया गाना जो है पेपर चेस के नाम से इन्होंने वो रिलीज़ किया है फ्रॉम द न्यू एल्बम द कॉर्नर शॉप कार्निवल। और ये गाना जो है इसको लाहौर में शूट किया गया। इसके अंदर मेन जो कैरेक्टर हैं वो उनका नाम शाहिद बलोच है। इसको डायरेक्ट अशर अजमत ने किया, जिन्होंने बहुत सारी अली ज़फ़र की भी वीडियोस डायरेक्ट करी हुई हैं। पेपर चेस ये बेसिकली बात कर रहा है गाना कि हम सब लोग जो हैं एक हैमस्टर व्हील के ऊपर फंसे हुए हैं और भाग रहे हैं और पैसे कमाने की चक्कर के अंदर ज़िंदगी के जो सिंपल प्लेजर्स हैं उनको ब्रेक मार के एंजॉय नहीं करते। बड़ा मज़ेदार किस्म का गाना है। आपने नोटिस किया होगा वीडियो देखते हुए कि काफ़ी एफ्रो किस्म की इसकी ट्यून है, काफ़ी एफ्रो किस्म का गाना है, तो काफ़ी आई एम श्योर कि पॉपुलर होगा एंड इट्स अ रियली कूल सॉन्ग। ये जो बैंड है बाय द वे आउटलैंडिश, ये काफ़ी मल्टी कल्चरल बैंड है। इसके अंदर वकास जो हैं ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, बट इसके अंदर एक हाफ़ फ़िलिपिनो एंड हाफ़ डच बैंड मेंबर हैं जो बीच में, अगर आपने नोटिस किया होगा, ही वाज डूइंग द रैप पार्ट ऑफ इट। And I believe there is a Moroccan band member as well, Moroccan descent band member as well। और ये तीनों जो हैं ये कोपेनहेगन डेनमार्क में रहते हैं, बड़े मज़े का म्यूज़िक पुश आउट करते हैं। आप लोग इनका म्यूज़िक ज़रूर चेकआउट कीजिए अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। दे हैव रियली डन सम अमेजिंग वर्क ओवर द ईयर्स, रियली फेमस बैंड। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज का जो टॉपिक है, दोहराना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं मसाले शसालों की। डिफरेंट तरह के मसाले बनेंगे, कौरमे से लेके बिरयानी से लेके चपली कबाब, काफ़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। तो कागज़ पेंसिल आप लोगों को ज़रूर चाहिए होगा। और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि मसालों को स्टोर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आप कराची में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, बट जनरली पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग ये करते नहीं हैं। मसालों को या तो एयर टाइट में रख के हम लोग कबर्ड में, अलमारी में रख देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि मसाला जो है वो इकट्ठा चिपक गया, ख़राब हो गया, सीलन लग गई, सीलन आ गई, गीला हो गया या कीड़े। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। मसाले जो हैं, स्पेशली इस तरह के जो मसाले होते हैं जो कि जिसके अंदर बहुत सारे स्पाइसेस उनको मिक्स करके बनाया जाता है, इन सबको फॉर श्योर चाहे आप पैकेट का ख़रीदते हैं बाय द वे या आप ख़ुद बनाते हैं, इन आइदर केस आपको इनको फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये फिर प्रोटेक्टेड रहते हैं अगेंस्ट ऑल द एलिमेंट्स। दैट्स आई फाउंड इट टू बी द बेस्ट वे। ऑल्सो ये अपनी जो खुशबू है उसको रिटेन करते हैं। बोतल के अंदर बहुत एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए पड़े होते हैं तो ये अपना जो पोटेंसी है वो लूज़ कर जाते हैं। आप लोग आई एम श्योर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आप मिर्च वगैरह ख़रीदने जाएँ बाहर, मिर्च के यू कैन टेल, बहुत उसके रंग से पता चल जाता है, जिसका रंग जो है वो फेड होने लगता है और साबुत मिर्चों में बहुत जल्दी नुमायाँ हो जाता है। अगर गोल साबुत जो तड़के वगैरह में हम लोग डालते हैं वो वाली मिर्च लें या ड्राइड कश्मीरी चिली वगैरह लें तो उसके अंदर बहुत नुमायाँ हो जाता है। मसालाज एंड ऑल स्पाइसेस नीड टू बी केप्ट अंडर वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस। बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसी खुली पड़ी हुई, बट ऐसा सीन नहीं है, होता नहीं है। तो खैर एनीवेज हम लोग मसालों के बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मज़े मज़े के मसाले बनने वाले हैं हमारे सेट के ऊपर, तो चलते हैं। ऑब्वियसली आपको रेसिपीज़ बताना चाहती हूँ, जल्दी से चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं सबीन फातिमा, शेफ़ हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बड़े मज़ेदार हर साल मसाले हमें बनाने की रेसिपीज़ बताती हैं। एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी आपके टेबल पे, यहाँ पर इनके आप सबीन की टेबल पे नोटिस करें कि पड़ा हुआ है पपीता कच्चा। एंड यहाँ पर मैं ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि ये बहुत नायाब आइटम होने वाला है एग्जैक्टली 5-4 दिन में। तो इससे पहले कि नायाब आइटम बन जाए, जाके दुकानों से ख़रीद लें। और ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाता है। साबुत फ्रीज़ करना है, अगर बहुत लेज़ी हो रहे हैं तो साबुत फ्रीज़ कर लें। छील के पेस्ट बना के फ्रीज़ करना है तो पेस्ट बनाने में सही बोल रही हूँ? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और साथ में जो आज हम बनाने का तरीका बता रहे हैं वो ये है कि पेस्ट बनाने के साथ साथ हम इसका पाउडर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब पाउडर बनाने का तरीका बहुत ही आसान है कि इसको हमें इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना, सिर्फ हमें इसको यहाँ से ऐसे कट लगाना है। ठीक है, ठीक है। कट लगाने के बाद हम इसके इस तरह से 2 टुकड़े करेंगे। ठीक है, इसको करके ये मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इसको बेसिकली सुखाया जाता है। ठीक है, सही है। इसके बीज निकालेंगे, बीज निकालने के बाद इसको यहाँ अंदर से साफ़ करेंगे। छिलका इसका ऐसे ही रहेगा। इसको हम चॉपर में चॉप करेंगे। इसको ग्राइंडर नहीं करना है क्योंकि अगर हम इसको ग्राइंड करते हैं तो ये पानी के साथ फिर हिलाना पड़ता है। जी प्रॉब्लम होती है पानी के साथ। तो हम इसको चॉपर में चॉप करेंगे। चॉपर में चॉप करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 दिन हम इसको धूप में रखेंगे। जब ये सूख जाएगा अच्छी तरह, इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर इसका हम दिखा देते हैं कि इस तरह का ये कलर बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये कलर बनेगा बिल्कुल। और इसको हम, ये हमारा कलर बग़ैर पिसे होगा। जब हम इसको पीस लेंगे, पीसने के बाद इसका जो कलर है वो कचरी पाउडर जिसे कहा जाता है, गोश्त गलाने के लिए जो पाउडर इस्तेमाल होता है, वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ज़बरदस्त। तो तकरीबन और सफ़ेदी की तरफ चला जाएगा। जी बिल्कुल, जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ग्राइंड हो जाएगा। इसको 2 से 3 दिन हमें इसलिए टाइम देना है क्योंकि इसमें सीलन आ जाती है। तो इस वजह से हम 3 दिन इसको तकरीबन देंगे। अभी हमारे पास ईद में टाइम भी है, हम बासानी जो है वो इसको कर सकते हैं। अगर धूप निकली, आज बाय द वे धूप निकली हुई है, अभी तक फ़िलहाल तो धूप निकली है। जहाँ धूप निकली हुई है कर लें। अगर धूप नहीं है तो फिर आप ये कि पपीते का पेस्ट बना के भी रख सकते हैं। वो भी आप, जैसे लहसुन और अदरक का पेस्ट होता है उस तरह हम पपीते का पेस्ट भी बना के रख सकते हैं। ज़बरदस्त। उसके साथ इसके जो बीज हैं वो भी हमारे काम आ सकते हैं। उसका हम एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं दरख्त का। ठीक है, ठीक है। साथ में हमारे पास जो सेकंड हमारी रेसिपी है, अच्छा, बड़े मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़। और मैं दोबारा से यहाँ पर ये रिक्रिएट करना चाहती हूँ कि जो डब्बे के मसाले होते हैं, तो आपका और आपके नेबर का और आपकी खाला के घर पे, हर किसी के घर पे फ्लेवर जो है वो एक जैसा होगा। तो अगर कुछ फ़र्क करना है, मुनफरिद करना है अपने खाने के जायके को, तो ये ज़रा रेसिपीज़ जो हैं कागज़ पेंसिल के साथ नोट कीजिए। जी, पहली रेसिपी क्या है? सबसे पहली रेसिपी हमारे पास बिरयानी मसाला है। वेरी इंपॉर्टेंट के लिए। जी अच्छा, बिरयानी मसाले 2-3 तरह के होते हैं कि एक तो सादा बिरयानी मसाला होता है, एक जैसे ब्रांड आती है, बम्बई मसाला है या सिंधी मसाला, सिंधी बिरयानी होती है। सिंधी बिरयानी मसाले में हम जो है, ये मैं आपको दिखा दूं कि इसमें हम इस तरह से आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप सादी बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें आलू बुखारे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, मसाले में जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हम ले लेते हैं। यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च है, साथ में हमारे पास यहाँ पर ज़ीरा मौजूद है, इलायची मौजूद है तकरीबन 6 से 7 अदद, तेज़ पत्ता मौजूद है। वो हम आखिर में बिल्कुल मसाला जब हम ग्राइंड कर लेंगे उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ठीक है। जल्दी से हम सिंधी बिरयानी के जो मसाले हैं वो एक जी मैम ये हम इसके अंदर डालना शुरू करते हैं। और मैं जल्दी से, हम लोगों को ब्रेक पे जाना है इसलिए ज़रा जल्दी कर लेते हैं। ये साबुत काली मिर्च गई, ज़ीरा गया, एज यू गाइस कैन सी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बड़ी इलायची, छोटी इलायची मुझे नज़र आ रहा है। बादियान के फूल भी इसमें मौजूद हैं। ठीक है, बादियान के फूल भी 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, मिर्चें हमारे पास पिसी हुई मौजूद हैं, थोड़ी सी जायफल और जावित्री भी हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे।
और ये हम ब्रेक में ग्राइंड करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, आपको फिर से एक दफ़ा क्वांटिटीज़ जो हैं वो दोहरा देंगे बिरयानी मसाले की, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा दोस्तों, देखते रहिए चाय टोस्ट पे होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ शेफ़ सबीन मौजूद हैं, बड़े मज़े मज़े के मसाले बना रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शेफ़ ने बनाया था ये बिरयानी मसाला, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आलू बुखारा है और तेज़ पत्ता है, जो कि ग्राइंड नहीं करना, बाकी सब चीज़ें जो है वो ग्राइंड कर ली थी ब्रेक के दौरान। मुझे बताएं कि इसके अंदर एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या मौजूद है बिरयानी। जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर जो हमने चीज़ें शामिल की हैं, हमने इसमें पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं, साथ में हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है। हल्दी पाउडर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ लोग हल्दी पाउडर इस्तेमाल नहीं करते। इसके साथ साथ हमने इसमें ज़ीरा शामिल किया है, आलू बुखारा शामिल किया है, तेज़पत्ता शामिल किया है, जायफल और जावित्री भी शामिल की है इसके अंदर जी। तमाम चीज़ों को ग्राइंड करना है सिवाय इसके कि आलू बुखारा और तेज़पत्ता। ज़बरदस्त। और इसके अंदर छोटी और बड़ी इलायची और बादियान का फूल बादियान का फूल बिल्कुल सही है। अगली रेसिपी क्या है? अच्छा, अगली रेसिपी हमारे पास कोरमा मसाला है, बड़ा ज़रूरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ईद डिश, इसके बगैर आपका टेबल जो है वो अधूरा है। जी, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है? कोरमा मसाले में हम जो शामिल करेंगे वो हम शामिल कर रहे हैं थोड़ी सी सौंफ। ओह, सौंफ जी, ओके, ठीक है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे इसमें। आप चाहें तो काला ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप सफ़ेद ज़ीरा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। साथ में हमारे पास इसमें पाउडर है उसका लहसुन का पाउडर, ठीक है, और इलायची है, जायफल और जावित्री है। वो क्योंकि हमारे पास ये थोड़ी हार्ड है तो हम इसका पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, ठीक है, सही है। साथ में एक काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, जावित्री है, ठीक है, और तमाम चीज़ें। ये सिनेमन को क्या कहते हैं? दालचीनी कहलाती है। ये तमाम चीज़ों को हम मिक्स करके ग्राइंड करने के बाद हमें तकरीबन इसको आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटा समझ लें कि 1 घंटा खुला रखना है, ताकि इसमें जो इसकी सीलन होती है वो अच्छी तरह से इसको खुश्क कर दे। साबुत स्पाइस का जो सीलन है वो निकल जाता है। एक्चुअली वेरी गुड आइडिया, मेक्स लॉट्स ऑफ सेंस। बिल्कुल। ये बिरयानी मसाला हमारा कोरमा मसाला रेडी है। दोबारा से इसके इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर था सौंफ, इसके अंदर था काली साबुत मिर्च, इसके अंदर बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, दालचीनी, सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन का पाउडर, आप चाहें तो इसमें जी क्लोव्स बिल्कुल शामिल किया। इसमें हमने बादियान के फूल शामिल किए हैं इसके अंदर। मेरी उर्दू फारिग हो चुकी है यहाँ पे। क्लोव्स को क्या कहते हैं उर्दू में? दालचीनी। नहीं, लौंग शामिल किए जी, बिल्कुल ठीक है। तमाम मसाले को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हमारा मसाला तैयार है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी वजह से, क्या ज़बरदस्त उम्दा किस्म की खुशबू। अच्छा, यहाँ हमने जो है ना इस तरह की हमने एयर टाइट लेने हैं, और इसको जैसे मैंने बताया आधे से 1 घंटे इसको हमने खुला किसी धूप के अंदर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसमें सीलन ना आए। वो आराम से हमारे पास वो 1 महीना 15 दिन चल सकते हैं, और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो तकरीबन उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ सकता है। ज़बरदस्त। ठीक है, हम जाएंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे। चपली कबाब मसाला कैसे बनता है, सीख कबाब का, टिक्के का, बिहारी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मसाले कैसे बनते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके अंदर, ये जानेंगे सबीन से। मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ शेफ़ सबीन मौजूद हैं और बना रही हैं मज़े मज़े के मसाले जो कि आप एम्प्लॉय कर सकते हैं इस बड़ी ईद पर और मज़े मज़े के मसाले बना सकते हैं। अगला कौन सा मसाला हम बना रहे हैं? हमारे पास अगला मसाला जो है अचार गोश्त है। ठीक है, अचार गोश्त में हम जो चीज़ें शामिल करेंगे वो हमारे पास काला नमक है, हल्दी पाउडर है, नमक शामिल कर रहे हैं हम इसमें, साथ में हम धनिया शामिल करेंगे और तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल करेंगे इसमें, सवा गरम मसाला है, हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्च है, कलौंजी शामिल कर रहे हैं इसमें हम। अच्छा, इसमें हमें कोई भी चीज़ ग्राइंड नहीं करनी है, ग्राइंड नहीं जी, ग्राइंड नहीं करनी है, साबुत जी साबुत रखनी है, क्योंकि जो सौंफ है वो भी हम साबुत ही इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, सरसों के बीज हैं वो आप चाहें तो ऐसे भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अचार गोश्त के मसाले के अंदर खट्टा एलिमेंट कहाँ से आता है? वो टाटरी से भी आता है और अचार गोश्त के जो जब वो रेडी हो जाता है तो उसमें हम लेमन जूस शामिल करते हैं, लेकिन अगर हम स्पाइस ये बना रहे हैं जैसे हम यहाँ पर, तो उसमें आप थोड़ी सी टाटरी शामिल कर सकते हैं, तो उसमें वो खटास आ जाती है। ठीक है, ठीक है। तो ये जी नाज़रीन था अचार गोश्त का मसाला, जो कि अगेन यू नो इज़ अनदर रियली पॉपुलर रेसिपी टू मेक स्पेशली ईद के टाइम पर। अगली रेसिपी किस चीज़ की है? अगली रेसिपी हमारे पास चपली कबाब की है। चपली कबाब के लिए हम चीज़ें शामिल करेंगे, बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये हम इसमें लेंगे साबुत धनिया। ठीक है, साबुत धनिया बहुत सारा होता है वैसे चपली कबाब में, है ना? जी बिल्कुल, साबुत धनिया शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा, नमक, ज़ीरा शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, साथ में हम इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें। ठीक है, इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चें। ठीक है, काली मिर्चें और थोड़ा सा हम इसमें पाउडर शामिल करेंगे अदरक का पाउडर। जी, अच्छा, इसको हमने बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसको ग्राइंड करना है। सही, ये होगा मसाला ग्राइंड। थैंक यू सो मच सबीन, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमें रेसिपीज़ बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग नाज़रीन जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह गोश्त को स्टोर करना है, उसके अंदर हींग वगैरह का जो मसले मसाइल हैं उनको किस तरह निकालना है। मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं। जल्दी से आपकी उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ ताकि हम बात कर सकें कुर्बानी मीट की स्टोरेज के बारे में, उसको प्रिजर्व करने के बारे में। तो चलते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं उफैरा अनीसा साद। ये न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, होम साइंस एक्सपर्ट भी हैं, इनके पास MS है न्यूट्रिशन में और ये रेडियो पे अपना शो भी होस्ट करती हैं, RJ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उरूज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? बहुत अच्छी। अब कुर्बानी की ईद जो है वो करीब आ रही है और वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई थिंक जो होता है कि एक तो ये कि उसको गोश्त को प्रिजर्व कैसे करना है और दूसरा उसमें से हीट कैसे जानी है। हीट, स्मेल, ब्लड। बहुत सारे लोग तो खाते नहीं है मेरे जैसे। हम लोग तो खाते ही नहीं है।
अच्छा, इसका रीज़न सबसे आप जाए जब कहते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि जब हम बाहर से गोश्त ख़रीद के लेकर आते हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स और बच्चे जो होते हैं वो नहीं खाते कि नहीं मामा बाहर से आप लेकर आएंगी, जो बाहर से गोश्त लेकर आते हैं उसमें ही क्यों नहीं होती है, लेकिन जो घर का जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो क्यों चला चला के बता रहा होता है कि वो कुर्बानी का गोश्त है। द रीज़न बिहाइंड दैट, एक तो जो बाहर से गोश्त लेकर आते हैं वो लटका बहुत है, उसका सारा ब्लड नीचे गिर जाता है, निकल जाता है, और उसके बाद आप उसको लाकर धोकर या तो फ्रीज़ करते हैं, कम क्वांटिटी में होता है तो मैनेजेबल होता है, या तो फिर आप उसको फ़ौरन पका लेते हैं। लेकिन जो कुर्बानी का गोश्त आता है तो आप इतनी पैनिक में होते हैं कि बस आया और लपेटा और फ्रीज़र में रख दिया। तो ये वाली चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करना है। एक दफ़ा की मेहनत है, जिस दिन भी आपके घर कुर्बानी हो रही है लग के कर ले, फिर जब तक वो कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं तब तक आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ पैकेट निकालना होगा और पकाना होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये कुर्बानी का गोश्त आप लोगों के पास आ गया। जब कुर्बानी का गोश्त आप लोगों के पास आता है तो उसको उसी वक्त क्लीन करें, उसमें से जितना भी फ़ैट होता है वो नुकसानदेह होता है, उसको क्लीन कर लीजिए। नाइस वगैरह को तेज़ आप लोगों ने करवा ही लिया होगा। अब ये वाली मैं बोटियाँ दिखाऊँ, ये देखिए बिल्कुल फ़ैट फ्री है, सही है। अगर हड्डियाँ वगैरह जो होती हैं, हड्डियों वाले जो गोश्त होते हैं उनका एक अलग पोर्शन बनाएं, बोटियों का एक अलग पोर्शन बना लें। कुछ ऐसा पोर्शन होता है गोश्त का जिसमें कि चर्बी वेन्स की फॉर्म में होती है, तो डेफिनेटली आपने वो वेस्ट नहीं करना है, उसको आप कीमे की फॉर्म में ले सकते हैं। जब भी आप घर में कीमा, चपली कबाब बन सकता है उसका, कि चपली कबाब में चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल होता है, या कोई ऐसी डिश आप बना रहे हैं जिसमें चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल होता है तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगैन एज बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट मैं ज़रूर गाइड करूँगी कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, उस तरह की चीज़ें अवॉइड करें, साथ में गोश्त भी अवॉइड करें। तो जब आपके पास गोश्त आ गया, आपने उसके पोर्शंस कर लिए, हड्डी वाला गोश्त अलग कर लिया, चर्बी वाला गोश्त अलग कर लिया और प्लेन, तो आपने हर पोर्शन को अलग अलग करके करना क्या है, ये जो गोश्त आया हुआ है इसको आपने सबसे पहले पानी में भिगो देना है अच्छे तरीके से, सही है। ये मैंने यहाँ से निकाला और इसको पानी में भिगो दिया और आई विल लीव इट फॉर 15 मिनट्स, सही है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने इस पानी में छोड़ देना है। ये होगा क्या इस पानी में कि इसके अंदर जितना भी ब्लड होगा, मतलब ये मैंने नहीं करना है कि मैं नल के नीचे खड़ी हुई हूँ और पानी भी वेस्ट हो रहा है और एक एक बोटी इंडिविजुअली धो रही हूँ, इसमें मैंने छोड़ देना है। उसके बाद देन अगेन एक और दफ़ा ये मैंने निकाल के इसी तरीके से एक क्लीन वाटर, इसी तरह का एक बोल आपने लेना है, पतीला ले लिया, उसमें क्लीन वाटर में एक और दफ़ा डालेंगे। जब आप डालेंगे तो जो बचा कुचा गोश्त में खून होगा वो भी निकल जाएगा। अब वो निकल गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ये करके दिखाती हूँ। गोश्त आपका आ जाना है इस फॉर्म में, ये देखें ये ब्लड फ्री हो चुका है और ये वाइट हो चुका है, ये ना पिंक नज़र आ रहा है ना ये रेड नज़र आ रहा है। दैट्स मीन इट इज़ गुड इनफ टू स्टोर, सही है। आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। आपने इसको स्ट्रेनर में लिया, अच्छा ये भी नहीं कि पानी के साथ आपने रख दिया। अब वो जो वाला सीन होता है ना कि फ्रीज़र में ब्लड ही ब्लड है, पानी ही पानी नज़र आ रहा है, ये आपने करके तकरीबन आधा घंटा स्ट्रेनर में इस तरह से रख के छोड़ दिया। जहाँ पर भी रख रहे हैं वहाँ पे पंखा खुला रखिए ताकि जितना भी पानी है वो सूख जाए और इसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद अब आपने जो भी आपका डेली पोर्शन होता है, जितना भी आपने बनानी होती है, 25 बोटियाँ, 30 बोटियाँ, आधा किलो, 1 किलो, जो भी आप बना रहे होते हैं, वो इस तरह के जिप लॉक्स ईजिली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये वाला तो खैर बहुत बड़ा जिप लॉक है इतना बड़ा जिप लॉक नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखने की जगह भी नहीं होगी। हर साइज़ के मौजूद होते हैं। आप अभी से जाके मार्केट में ख़रीद सकते हैं। शॉपर की शॉप पे आप जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आप हाफ़ kg का दे दीजिए। हाफ़ kg इज़ द बेस्ट, कि अगर आपने 1 kg भी बनाना है तो आपने हाफ़ kg के 2 पैकेट्स निकाल लिए, आपने उसमें करना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप इसमें गोश्त डालेंगे, तो ये मैं इसमें करके दिखाती हूँ। इसमें जब आप गोश्त डालेंगे तो इसका गोश्त का पानी या कुछ भी अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है, यहाँ से आपने इसको लॉक कर दिया तो वो कहीं नहीं निकलेगा। अब आप इसको किसी भी फॉर्म में फ्रीज़र में रख सकते हैं। यहाँ पर आप टेपिंग कर दीजिए कि कबाब का गोश्त है, कीमा है, सालन का गोश्त है, निहारी का गोश्त है, जिस तरह बड़ा से ज़रूरी होता है ये भी लिखना, क्योंकि आप फिर वो पैकेट का मैट स्क्रैम्बल जो होता है ना फ्रीज़र के अंदर के ढूंढना कि क्या क्या बनाने लगे, वो बड़ी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बिल्कुल। और ये वाला टाइम स्पेशली मैं कहूँगी वर्किंग लेडीज़ जो होती हैं ना, उनके लिए भले से आपके घर में कुक्स, शेफ़ जो भी मौजूद हैं, शेफ़्स तो नहीं मौजूद होंगे, कुक्स मौजूद होंगे, जो कुक्स मौजूद है, तब भी यू शुड बी अ गुड मैनेजर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गोश्त किस चीज़ का है। उस पर आप ब्लैक जो पेपर टेप आता है वो भी मैं भी दिखा देती हूँ, पेपर टेप पे परमानेंट मार्कर से लिख कर आप कर दीजिए। अब बारी आती है फ्रीज़र में, ये पैकेट्स आपने सारे बना लिए। अच्छा ओके, फ्रीज़र के अंदर क्या होनी है कहानी, ये हम उफेरा से जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा दोस्तों, देखते रहिए चाय टोस्ट ऑफ होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर उफेरा अनीस मौजूद हैं और बातचीत हो रही है स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग कुर्बानी मीट के किस तरह उसमें से हीट भी चली जाए। अभी उफेरा ने हमें टेक्निक भी बता दी उसको क्लीन करने की। अब क्या करेंगे? अच्छा ओके, जिप लॉक का मैंने आपको बताया। दूसरे शॉपर्स इस तरह के भी आते हैं, ओपन शॉपर्स होते हैं जिसको कहते हैं गोश्त की थैलियाँ। ख़वातीन जो है, हाँ, दूध की थैलियाँ, गोश्त की थैलियाँ। तो ये वाले आई नेवर सजेस्ट, ये हमारे पास अभी हमने इसको पैक करके दिखाया, लेकिन जो जिप लॉक है वो बेस्ट रिजल्ट देगा। वो आप जैसे टेढ़ा मेढ़ा भी डाल दें ना वो फ्रीज़र में, कहीं से भी उसमें ज़रा सा पानी भी नहीं निकल रहा होता। अच्छा ये हो गया। ये पेपर टेप इजीली मार्केट पे अवेलेबल होता है। आपने जो है वो इस तरह से, और इसमें ये भी नहीं कि बेटा कैंची ला के दो जल्दी से, वाला सीन कहीं पे भी नहीं है। ये आपने इस तरह से लगाया और इस पे आपने कुछ भी टैग कर दिया कि जो भी लाइक बीफ है, वॉट एवर, मटन है, बीफ है, और जिसके लिए भी इस तरह से आपने टैग करके रख दिया और आपने ऊपर करके रख दिया, मतलब ऐसे रख दिया कि नज़र आ जाए। अच्छा अब फ्रीज़र की बारी आती है। फ्रीज़र के बारे में सबसे पहले बताऊं, यहाँ पे कोई खातून ऐसी नहीं होंगी जो देख रही होंगी और उन्होंने अपना बकरीद से पहले फ्रीज़र साफ़ नहीं किया हो। फ्रीज़र को प्रॉपरली क्लीन कर लीजिए और जब एम्प्टी हो तो उसको अच्छे तरीके से नमक छिड़कना है। जो नॉर्मल नमक होता है, हमारे किचन में सॉल्ट अवेलेबल होता है, उससे क्या होता है, उससे कोई भी चीज़ आपस में चिपकेगी नहीं। नमक छिड़कने से क्या होता है? नमक से उरूज, अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, जब हम बर्फ़ानी इलाकों में जा रहे होते हैं, वहाँ से जब आइस पिघल जा रही होती है तो उसको, हाँ, बर्फ़ डालते पिघल भी जाती है और चिपकता भी नहीं है, कुछ आपस में नहीं चिपकता है। लाइक आपने जब गोश्त वगैरह रखेंगे आप, जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपना फ्रीज़र क्लीन किया, एक प्लेन क्रैप ले लें, फॉइल ले लें, वो आपने अपने फ्रीज़र पे की बेस पे थोड़ा सा नमक डाला, उसके ऊपर वो आपने बिछा दिया और उसके बाद आप अपने पैकेट्स रखें। एक लेयर जो भी आपने पैकेट्स की दे दी है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गोश्त बहुत सारा घर में जमा नहीं कीजिएगा, कुछ बांटिएगा भी, बांटना ज़रूरी होता है। और उसके बाद उसके उन पैकेट्स के ऊपर भी नमक छिड़क दीजिए और फिर उसके ऊपर चीज़ें रखिए। जो नमक वाली टिप मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अगर 10 दिन बाद भी कोई पैकेट पीछे वाला भी निकालना चाहेंगे ना, वो बिल्कुल ऐसे हाथ में आ जाएंगे जैसे अभी रखा है। उससे ये नहीं होता कि फ्रीज़र खोलो और थोड़ी देर के लिए छोड़ो, उसको डीफ्रॉस्ट होने दो और वो पानी वगैरह बहना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आराम से बिल्कुल एक दूसरे से भी स्टिक नहीं हुए हुए होंगे, ऊपर भी जो चीज़ रखी हुई होगी आप हटा के ईजी मैनेजमेंट हो जाएगी। ये वाली चीज़ें हो गई हैं। अच्छा जो पाए और ये वाली चीज़ें हो गई हैं, उनको आप साफ़ सुथरा करके जो जला वला के रख रहे होते हैं वो अलग से रख दीजिएगा, वो बैक साइड पे रखें जिस तरह से भी। ये फ्रीज़र मैनेजमेंट हो गई है। आपने सारी चीज़ों को पैकेट्स बना के रखने हैं, जिपलॉक्स में रखिए, नमक डाल के रखिए, और ये हो गया। अच्छा अब मैं आती हूँ, जब आपने सारी गोश्त वगैरह का काम हो गया, अब क्लीनिंग का बताते हैं कि किस तरीके से होता है। बड़ा ज़रूरी है भाई, बहुत प्रॉब्लम। मुझे ऐसे लगता है कि ईद वाले दिन आप किसी के घर जाओ ना, किसी के भी घर जाओ, जाने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे लगता है कि हर किसी के घर में वो एक मखसूस स्मेल है, वो बस जाती है टाइलों के अंदर, स्पेशली किचन के। अच्छा इसके लिए सबसे पहले तो ये कि जब आप घर पे, आप लोग अगर ख़ुद माशाल्लाह से कुर्बानी कर रहे हैं, जब जानवर लेकर आएँ तो कोई एरिया प्रॉपर सिलेक्ट करें। ज़रूरी नहीं कि घर के अंदर का हो। अब तो माशाल्लाह से मैंने देखा है हर जगह प्रॉपर कैंपिंग हो गई है कि वहाँ पे आप अपना, अगर आपकी स्ट्रीट है तो वहाँ पे आप अपना जानवर खड़ा कर दें, क्योंकि वो जो स्मेल होती है जानवरों के खड़े रहने की और स्टे की, वो भी एक काफ़ी दिन तक रहती है। वहाँ पर आप कोई लगा दें जो प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह कर रहा हो। उसके बाद जब गोश्त जो बनाने की जगह होती है, वो यूजुअली लोग जो चूज़ कर रहे होते हैं वो या तो वरांडाज होते हैं या टेरेसेस होते हैं या बाहर की कोई जगह होती है, तो उस जगह पे पहले ही आपने इजीली चटाइयाँ मिल जाती हैं या प्लास्टिक शीट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, प्लास्टिक की जो शॉप्स होती हैं वो लेके सस्ती वाली ले, ताकि वो डिस्पोजेबली आप डिस्पोज ऑफ कर सके। वो आपने अच्छे तरीके से बिछा लेना है। जो भी जगह है उसके बीच में काम कीजिए। कसाइयों को या जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको दीवार के साथ लगा के मत बिठाइए, वरना वो जो एक ठक करके करेंगे ना तो वो सब दीवार पे जाकर चिपकता है। तो वो आपका जो फ्लोर है उसका, तो उसको तो आपने साफ़ करना ही करना है, साथ में आपको दीवारें और जो पौधे वौधे रखे होते हैं वो सब सफाई करनी पड़ती है। खैर करेंगे आप वैसे भी। तो ये आपने सबसे पहला प्रोसेस जो आप स्टेप है वो ये कि आपने कोई भी प्लास्टिक चटाई इजीली मार्केट में मिल जाती है। चटाई का ये होता है कि आप जहाँ पर भी फेंकेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, वो गार्बेज होगा, वो रिसाइकिल होने में बड़ा टाइम ले रही होती है। तो आई थिंक जो पतली वाली प्लास्टिक होती है वो ले लें। अब वो आप किसी और सेंस में यूज़ कर सकते हैं, या किसी वो वॉश भी हो सकती है, वो रीयूज़ भी हो सकती है। उसके बाद आपने इर्द गिर्द की जितनी भी जगह है वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, चूना कहते हैं, सफ़ेद मिट्टी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके, ईज़िली मार्केट में और बहुत सस्ते दामों में अवेलेबल है। अपने घर के जो मेन जगह है जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे एक लेयर दे दीजिए इसकी। इससे क्या होगा कि जितना भी खून निकल रहा है या वहाँ पे फैल रहा है उसकी स्मेल वहाँ पे नहीं रहेगी। क्या ज़बरदस्त टिप दी है। बिल्कुल भी वहाँ पे ठहरेगी नहीं स्मेल।
इसके बाद जब आपका सारा काम हो जाए तो उसके बाद आपने वो बकेट हो या पाइप हो, जो भी आपके पास फैसिलिटी मौजूद है, उस जगह को आपने प्रॉपर वॉश करना है। जब आपने प्रॉपर डिटर्जेंट और इन तमाम चीज़ों के साथ वॉश कर दिया, अगर पौधे रखे हुए, दीवार रखी हुई, तो उस पर भी ज़रूर पानी डालिए। उसके बाद आपने एक जैसे ये सपोज़ मिसाल के तौर पे ये पानी है, ये आपने स्प्रे बॉटल में, जो मैं पानी आपको बनाना बता रही हूँ, अपने स्प्रे बॉटल में भर के डालना है। अच्छा, स्प्रे बॉटल में पानी के अंदर क्या क्या डालना है ये हम उफेरा से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा दोस्तों, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। उफेरा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, गप लग रही है और जनरली हमें बता रही हैं कि अभी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक टोटका दिया है ताकि आपके घर के अंदर कोई स्मेल ना आए ब्लड की, जहाँ पर भी आप गोश्त का काम कर रहे हैं। अब एक और टोटका बताने सही है। अच्छा, इसके पहले मैंने बता दिया कि आपने चूना छिड़कना है, उसके बाद फिर आपने अपना काम शुरू करना है। उसके बाद जब आपका काम हो गया, आपने उसको वॉश कर दिया, डिटर्जेंट जो भी आपका सर्फ है जिस तरह से भी आपने वॉश कर दिया, उसके बाद ये मैं एक लिक्विड बता रही हूँ, इसमें आपने ये 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें आपने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आपने रोज़ वाटर, अर्क़े गुलाब जो होता है वो डाला। कुछ गुलाब की पत्तियाँ भी भले से डाल दें, ये रात में भी बना के रख सकते हैं आप लोग। और इसमें मैं दूसरी चीज़ जो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है सिरका। ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड की हैं और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। सही है, ये बेकिंग पाउडर या सोडा? बेकिंग सोडा, सॉरी, नॉट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आपने ये करना है। इसको आप जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको स्प्रे बॉटल में। अच्छा, ये बेकिंग सोडा जो है वो इतना नहीं डालना कि आपके स्प्रे बॉटल से जो है वो स्प्रे ही ना निकलेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया तो वो जाम होना शुरू हो जाएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर जहाँ कहीं भी काम हुआ है उसको अच्छे तरीके से स्प्रे करके, चाहे तो ये कटोरे में लेकर आप ऐसे फेंक दीजिए और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद उसको एक वाइप आउट कर दीजिए, वाइपर कर दीजिए, जो वहाँ पे दीवारें हैं उस पर भी कर दीजिए। और उसके बाद अगर चाहे पानी इतना है और पाइप लगा हुआ है, झंझट से बचना नहीं चाहते हैं, तो आप उसको एक और पानी का रिंस दे के उस जगह को वॉश कर दीजिए। जहाँ जहाँ आपको खून की, समटाइम्स ऐसा होता है कि खून के धब्बे रह जाते हैं, ग्राउटिंग्स पे जो फ्लोर की होती है वहाँ पे रह जाते हैं, तो वहाँ पे आपने सिंपल बेकिंग सोडा लेना है या चूना लेना है, वो छिड़क के छोड़ देना है और उसको आप नेक्स्ट डे वॉश कर दीजिए, पूरा दिन रहने दीजिए, नेक्स्ट डे वॉश कर दीजिए, वो धब्बा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा, वो वैसी ग्राउटिंग वाइट हो जाएगी। ज़बरदस्त। एक और चीज़ मैं यहाँ पे साथ में बताती चलूँ, समटाइम्स आपका ये हो रहा होता है कि जब आप काम कर रहे हैं और ईद का दिन होता है तो यूजुअली मर्द हज़रात जो है वो सफ़ेद कमीज शलवार पहने हुए होते हैं या लाइट कलर के पहने हुए होते हैं। अगर ब्लड स्टेन आ जाए तो उसको आपने याद, तो जैसे ही स्टेन आया वैसे ही फ़ौरन जाके, जैसे कुर्बानी भी करते हैं तो छींटे आते हैं, तो आपने फ़ौरन वॉश करना है। अगर फ़ौरन जाकर गर्म पानी से वॉश कर लेंगे तो वो फ़ौरन ही ब्लड स्टेन चला जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा रह गया या वो जम गया तो उसके बाद आपने लाकर उसको किसी फ्लैट सरफेस पे रखना है और उस पर हल्का सा लीमू का जूस इस तरह से आपने हल्का से लगाना है। बहुत रब नहीं कीजिएगा कि उससे आपका फैब्रिक इफेक्ट होगा। थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए तो वो ब्लड स्टेन भी चला जाएगा। क्या ज़बरदस्त बात है दोस्त, मतलब इतनी जल्दी इतनी सारी आपको ज़बरदस्त यूजफुल टिप्स दी हैं उफेरा ने। एंड आई फील लाइक ये वाली जो बेसिक चीज़ें होती हैं, हम इनके साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं और कहते हैं ओहो अब क्या करें, क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। अच्छा, जो गोश्त वाली चीज़ उरूज मैंने बताई थी ना, उससे आप लोगों के बच्चे, वो जो हीक आती है, स्मेल आती है बकरीद के गोश्त में, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत शौक से खाएंगे। और दूसरा ये कि ये एक दिन, जिस दिन कुर्बानी है उस दिन की मेहनत है, 6-7 घंटे आपको लग करना, पूरा एक जोश के साथ ये काम करना होगा। लेकिन उसके बाद आप जितनी दफ़ा भी ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे वो ईजिली यूज़ होंगी, आपको कोई वॉश नहीं करना, कोई कटिंग शटिंग कुछ भी नहीं करनी होगी। साथ में आपका जो भी, जहाँ पे भी काम हुआ है वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी। वहाँ पे आने वालों को, जो गेस्ट आपके पार्टीज़ हो रही होंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा कि इनके घर में इस अज्यूम करते हैं कि 11 बजे अगर आपको कसाई मिल जाए तो आप 6 बजे तक फारिग होने की उम्मीद रख सकते हैं। ये एक अलग बड़ा टॉपिक है, उरूज कसाई मिल जाए वो नस्ल कसाई होते हैं ना। थैंक यू सो मच आपका आने का उफेरा, बहुत बहुत शुक्रिया।
के जाते थे कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि कुर्बानी हमारा एक बहुत अच्छा फरीज़ा है, बहुत खूबसूरत फरीज़ा है, लेकिन इसके साथ साथ सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने जानवर अपने घर में रखा हुआ है तो उसको भी लेके, और कुर्बानी के बाद भी जो चीज़ें होती हैं, आलाइश होती है और खाले वगैरह होती हैं, उन सब को प्रॉपर ख्याल कीजिए। अपने मुल्क को, अपनी ज़मीन को अपना समझिए, बस जैसे घर को समझते हैं। थैंक यू सो मच उफेरा। इसी के साथ नाज़रीन आज का टाइम जो है उसका इख्तिताम हुआ है। आई होप कि आप लोगों को आज का शो फ्रॉम मसालास टू केयर ऑफ मीट एट्सेट्रा सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ आपको यूज़फुल टिप्स मिल गए होंगे, कुछ यूज़फुल रेसिपीज़ मिल गए होंगे जो कि आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में ईद है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह भी उफेरा ने भी बोला, ईद इज़ अ टाइम वे वी येस गेट टुगेदर, बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर्स होती हैं, बट इस दफ़ा ईद के अंदर सफाई वगैरह का, कोविड का, सब चीज़ों का ख्याल रखें। मगर एक ख्याल ज़रूर रखें कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ईद को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, कुर्बानी के फ़राइज़ नहीं अंजाम दे पा रहे बिकॉज ऑफ द क्रेज़ी किस्म की जो इन्फ्लेशन हुई हुई है, जो महंगाई हुई हुई है। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा बांट सकें और अपने खुशी के अंदर जितने सारे लोगों को शामिल कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम एक नए शो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए।